सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से, जिसकी पाठ्यपुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 2। और इसमें हम जिस पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसके इस भाग में हम परिवहन का एक और जो पार्ट वो है पाइपलाइन। और ये बहुत नया परिवहन का साधन है, परिवहन का एक बिल्कुल नया साधन है। तो उसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो आप ये तो जानते ही हैं कि पिछली 2 वर्कशीट में भी हम जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं उसमें से जो एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा परिवहन है उसी के कुछ भाग पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले 37 वर्कशीट में हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, 38 वर्कशीट में हमने रेल परिवहन के बारे में समझा और आज 39 वर्कशीट में हम पाइपलाइन परिवहन के बारे में समझेंगे और जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है, क्योंकि बहुत पहले ये यूज़ नहीं होता था। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। यानी बहुत पहले भी अगर आप देखेंगे तो आज से 70-80 साल पहले या 50 साल पहले भाई इसका उपयोग होता तो था, लेकिन सिर्फ गांवों और शहरों में पानी पहुंचाने के लिए होता था। लेकिन आज उसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद और गैस क्षेत्र में उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। तो देखिए अब इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पहले तो सिर्फ पानी पहुंचाने के लिए ही होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग तो कच्चे तेल को, फिर जो पेट्रोल उत्पाद हैं या तेल से जो प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद और गैस होती है, फिर उस गैस को गैस शोधनशाला, उर्वरक कारखानों और विद्युत ग्रहों में पहुंचाने का काम इस पाइपलाइन से किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पानी पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। तो देखिए हम तो ये सोचते थे कि इस पाइपलाइन में केवल जो तरल वस्तुएं होती हैं वही जाती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ भी होते हैं, जो ठोस खनिज पदार्थ भी होते हैं, जिनकी ढुलाई में बहुत पैसा लगता है, तो उनको फिर तरल अवस्था में परिवर्तित करके इस पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना इन पाइपलाइन के जाल के कारण ही हो पाई है। तो अगर आप सोचिए कि हमारा देश तो बहुत विशाल है और इतनी विविधता है यहाँ पर, तो कई जगहें तो ऐसी हैं कि जहाँ पर शायद कुछ भी विकास करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं होता। जैसे कि बरौनी, मथुरा में हमने यहाँ पर गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने लगाए, सिर्फ किसकी सहायता से? पाइपलाइनों के जाल के कारण, ताकि जो गैस है या जो भी इसमें चीज़ों का प्रयोग होता है उन्हें वहाँ तक पहुँचाया जा सके। अगर परिवहन का कोई और साधन यूज़ करते तो इसकी जो कॉस्ट है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वही इतनी हो जाती कि जो प्रोडक्ट बनता वो इतना ज़्यादा महंगा होता, तो कोई उसका प्रयोग कर ही नहीं पाता। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत तो अधिक है, लेकिन आप जानते हैं कि इसको चलाने की लागत बिल्कुल न्यूनतम है। यानी एक बार बिछाने की लागत थोड़ी ज़्यादा लगती है, हमारी सरकार को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन जब इसको चलाने की लागत निकाली जाती है तो वो बहुत कम पड़ती है। क्यों कम पड़ती है? उसके भी कई कारण हैं कि जैसे वाहनांतरण देरी, यानी क्या होता है, अगर आप रेल परिवहन का यूज़ करो या सड़क परिवहन का यूज़ करो तो उसमें कहीं ना कहीं वो ट्रैफिक जाम में या किसी भी कारण से देरी हो सकती है। फिर और बहुत सारे जो नुकसान जो उनमें होते हैं वो इसमें लगभग नहीं के बराबर हैं। जैसे कि
भाई देखिए एक बार इसको बिछा दिया तो टूट फूट होने का खतरा बहुत कम रहता है। इसी तरह ये जो होता है, इससे ऊर्जा मतलब इस तरीके से ऊर्जा की बहुत ज़्यादा खपत तो होती नहीं है, पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर ये कहीं पर भी बिछाई जा सकती है, जैसे उबड़ खाबड़ स्थान हो, या आपको पता है पानी के नीचे भी पाइपलाइन आराम से बिछाई जा सकती है, जबकि दूसरे साधन ऐसा नहीं हो सकता उनके साथ। फिर आगे जो है कि देखिए देश में परिवहन के 3 प्रमुख जाल जो हैं वो इस प्रकार से हैं। कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा कि सड़क नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क के मामले में भारत बहुत ज़्यादा समृद्ध है। फिर रेल परिवहन भी देश के हर हिस्से से जोड़ा गया है। ऐसे ही इन पाइपलाइनों को भी 3 प्रमुख जाल के माध्यम से देश में कई स्थानों के साथ जोड़ा गया है। तो जो पहला जाल है वह है कि असम, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक, यानी जो पहला जाल है, पहली पाइपलाइन का जाल है, वो गुवाहाटी असम से लेकर और कानपुर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक भी है। हल्दिया कहाँ पर है आपको पता है? पश्चिम बंगाल में। और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक, यानी बहुत लंबी ये पाइपलाइन है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। और इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य स्थानों से भी जोड़ती है। तो ये जो दूसरा जाल है वो है गुजरात से लेकर और कहाँ तक? पंजाब के जालंधर तक। और जो तीसरी पाइपलाइन है वो है गैस पाइपलाइन, गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। तो देखिए इसको हम जो है HVJ नाम याद रख लीजिए, ये भी कहते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। H का मतलब हजीरा, V का मतलब विजयपुर और J का मतलब जगदीशपुर। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर भी हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से इतनी लंबी पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए बहुत सारे स्थान भारत के जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये तो थे आज की वर्कशीट के टॉपिक। अब चलिए अपने चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है? तो इसका उत्तर है कि हमने समझा है पहले भी कि ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में, यहाँ पर लिखना थोड़ा सा भूल गए, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जाता है, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पाइपलाइन जो है वो ऊबड़ खाबड़ भू प्रदेशों के अतिरिक्त पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती है, ठीक है। और ऐसे स्थानों पर यदि किसी और परिवहन के साधन का प्रयोग किया जाएगा तो उसकी परिवहन लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर तीसरा है कि इसमें जो टूट फूट की भी संभावना बहुत कम होती है, जिससे इसकी रखरखाव की लागत कम हो जाती है। और चौथा है कि सड़क और रेल यातायात में जो पैदा होने वाली बाधाएं होती हैं ना, वो पाइपलाइन को प्रभावित नहीं करती, तो इसलिए इसको चलाने की लागत बहुत कम हो जाती है। फिर तीसरा प्रश्न है कि देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला, ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। दूसरा, गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। और जो तीसरा है वो गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है और यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। फिर चौथा प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है? इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है? तो इसका उत्तर है कि देखिए पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हमारे घर तक पानी
और पाइपलाइन नेचुरल गैस पीएनजी पहुंचती है, जिसका प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। हो सकता है आपके घर पर भी ये पाइपलाइन आ गई हो, जिससे अब आप एलपीजी ना यूज़ करके ये पीएनजी यूज़ करते हो। फिर इस माध्यम से परिवहन निम्नलिखित रूप से आसान और सस्ता हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें, जैसे पाइपलाइन ऊबड़ खाबड़ प्रदेशों के अतिरिक्त पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती है, इससे भी ये आसान हो जाता है। फिर इनमें टूट फूट की संभावना बहुत कम होती है। तीसरा है कि अन्य साधनों की अपेक्षा इनकी संचालन एवं रख रखाव की लागत भी कम होती है। चौथा पॉइंट है कि पाइपलाइनों में ऊर्जा की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती। और पांचवा है कि सड़क एवं रेल यातायात में पैदा होने वाली बाधाएं पाइपलाइन परिवहन को प्रभावित नहीं कर सकती। तो देखिए, आपको जो भी उत्तर लिखना है आप पॉइंट में लिखिएगा। ये एक बहुत बढ़िया टिप है अगर आपको पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए तो चलिए, बहुत स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक बार फिर से शुरू कर रहा हूँ अपना एक सेक्शन 5 सवाल हर हाल तभी करोगे बोर्ड में कमाल। तो देखिए, ये जो 5 सवाल हैं ये मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए रखे हैं। ये केवल प्रैक्टिस के लिए हैं, आप करें या ना करें ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन ये पूरे लेसन में से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके बोर्ड के पेपर में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखें एक बार ये 5 सवाल कौन से हैं। पहला सवाल है कि क्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण कीजिए। इसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स लिखने हैं, जैसे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इस तरह से। ये आपको आपकी बुक में बहुत आराम से मिल जाएगा। फिर दूसरा है कि भारत में रेल जाल को भौगोलिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यानी रेल की जो रेल परिवहन की समस्याएं हैं उसमें आपको ये लिखना है। तीसरा प्रश्न है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार बेहतर है, यानी आपको ये दिखाना है कि सड़क परिवहन ज़्यादा अच्छा है रेल परिवहन की तुलना में। तो आपको इस तरीके से लिखना है। और चौथा प्रश्न है कि भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं, जो अभी हमने किया भी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और आखिरी 5वां प्रश्न है कि भारत में सड़क परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो ये थे 5 सवाल, आप इसको अपनी प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट केवल इतनी ही। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को अब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।